तो पिछले वीडियो में अपन ने कोनिक सेक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो देखी कि किसी भी पॉइंट का लोकस जिसका डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट f और किसी एक फिक्स्ड लाइन से कांस्टेंट है ना। ये दोनों चीज़ें, ये वर्ड फिक्स्ड जो है ये इम्पोर्टेंट है ना। पॉइंट भी फिक्स्ड है और ये लाइन भी फिक्स्ड है, और मूव क्या कर रहा है, ये पॉइंट P मूव कर रहा है। तो P का लोकस जो है हमको कोनिक सेक्शन देता है, और ये जो रेशो है ना, हम कह रहे हैं कि ये रेशो कांस्टेंट रहता है। ये रेशो है डिपेंडिंग ऑन, है ना, ये 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, अपने को 3 अलग अलग शेप्स देता है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, ये कोनिक सेक्शन का ये जो बेसिक एस्पेक्ट है इसको यूज़ करके कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन निकालते हैं। ये जनरल इक्वेशन देखने में कैसी लगती है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, है ना। दो मेन पॉइंट्स क्या हैं, दो पॉइंट्स, एक तो फिक्स पॉइंट F चाहिए अपने को, और अपने को एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, है ना। फिक्स पॉइंट F और एक स्ट्रेट लाइन ले ली, और कोई भी पॉइंट अपन ले लें, पॉइंट P, वहाँ से दो डिस्टेंसेस निकालने हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस PA और इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस PF। ठीक, तो अपन ने क्या देखा था, E जो है वो PF अपॉन PA के बराबर है, मतलब PF जो है वो E इंटू PA है। ठीक, अच्छा, P का लोकस अपने को निकालना है, तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं भाई, P को HK ले लेते हैं। ठीक, पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स, है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट आप ले लें, x0 y0 ले लेते हैं, और ये जो फिक्स लाइन है इसकी इक्वेशन अपन ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या, pf, है ना, pf जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अच्छा इस केस में नॉर्मली अपन जैसे h और k के टर्म्स में अपन निकालते हैं, और बाद में h और k की जगह पे एक्स वाई रिप्लेस कर देते हैं, है ना, जनरल लोकस निकालने के लिए। तो h और k की जगह पे मैं सीधा एक्स वाई लिख देता हूँ, है ना, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, फाइनल रिजल्ट ही आ जाएगा अपने पास में, है ना। तो एक्स वाई करके यूज़ कर रहा हूँ मैं, x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, e इंटू पी ए, और पी ए क्या होता है, मॉड ऑफ, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ये स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो जाएगा, a1x, नहीं ये x एक्चुअली h है स्पेसिफिक पॉइंट है, प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो अब क्या है ना, ये लंबी सी इक्वेशन है, इसको यदि हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो ये x0 y0 वगैरह ये सब रेलेवेंट नहीं है। जो जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन आती है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाती है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाती है। इस वाली इक्वेशन को देखें, है ना, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। इसको यदि सर्कल की इक्वेशन से यदि आप कंपेयर करें, तो सर्कल के केस में यहाँ पे a और b की जगह एक तो 1 होता था, है ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, ये y है भाई, ये y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता था, और ये वाली टर्म नहीं होती थी, है ना। आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करके इस जनरल इक्वेशन को याद कर सकते हैं, है ना। सर्कल की इक्वेशन में बाकी चीज़ें तो होती हैं, इसमें एक टर्म क्या हो गई, ऐड 2h xy, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के डिफरेंट कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं। तो ये जो जनरल इक्वेशन है ये तीनों ही शेप्स को डिनोट कर सकती है ना, पैराबोला को भी, एलिप्स को भी, है ना, और हाइपरबोला को भी। तो किन कंडीशंस में, है ना, ये पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला की इक्वेशन हो सकती है ना, उसको देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ। तो ये जनरल इक्वेशन यदि आपको दे रखी हो किसी भी फॉर्म में, ए बी एच जी एफ सी, है ना, इनकी अलग अलग वैल्यूज़ के साथ में, और ये यदि हमसे पूछा जाए कि ये पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोला है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। और डिटर्मिनेंट क्या है ना, ए बी सी आप इस तरह से लिख लें, है ना, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, ए बी सी, और बाकी तीन कांस्टेंट कौन से हैं अपने पास में, एफ जी एच, है ना। तो एफ यहाँ से शुरू करें, है ना, एफ जी और एच। ठीक, और ये डिटर्मिनेंट जो है वो सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट है,
तो h यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आ जाएगा, g इधर आ जाएगा और f यहाँ है तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। तो दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, डेल्टा 0 के बराबर, और या फिर ये डेल्टा जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो यदि डेल्टा 0 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब ये कोनिक सेक्शन की इक्वेशन नहीं है। उस केस में क्या है, ये दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है। दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन होने का मतलब क्या हो गया कि भाई एक स्ट्रेट लाइन आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट जो हैं वो इंडिविजुअली 0 हैं। तो ये वाला एस्पेक्ट तो अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना, अपने को तो कोनिक सेक्शन डिस्कस करना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 पे तो ये कोनिक सेक्शंस की इक्वेशन नहीं है, ठीक। डेल्टा यदि 0 के बराबर नहीं होता है तो अपने पास में चार सिचुएशंस आ जाती हैं। पहली सिचुएशन क्या हो गई कि भाई जैसे सर्कल की इक्वेशन ये तो आपको मालूम ही, तो यदि ए बी के बराबर है तो ए और बी बराबर होने से क्या है, यदि आप ए से डिवाइड कर दें, है ना, बी भी यदि ए के बराबर है तो ए से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे, है ना। सर्कल के केस में यही होता है। और सर्कल में क्या है, ये वाली टर्म नहीं आती। तो ए और बी बराबर हो और एच जो है 0 हो, मतलब ये वाली टर्म है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये सर्कल हो गया, ठीक। सर्कल की इक्वेशन तो आप वैसे ही पहचान सकते हैं वैसे भी। दूसरी सिचुएशन, अगेन डेल्टा यदि 0 के बराबर नहीं है और एच स्क्वायर ए बी के बराबर है, तो ये शेप क्या है, पैराबोला का शेप है। और इसको भी याद करना हो तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि भाई यहाँ इक्वालिटी है, एक्सेंट्रिसिटी पैराबोला की क्या होती थी, 1 होती थी, मतलब इक्वल साइन आता था यहाँ पे, ई इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तीसरा है ना, डेल्टा 0 के बराबर नहीं हो और एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो, तो ये शेप क्या है, ये एलिप्स। और इसको भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं, एलिप्स के केस में एक्सेंट्रिसिटी क्या होती थी, 1 से कम होती थी, 0 से ज़्यादा है 1 से कम, तो ई लेस देन 1 और यहाँ पे एच स्क्वायर लेस देन ए बी। और तीसरी सिचुएशन, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, और ये शेप क्या हो गया, ये शेप हाइपरबोला हो गया, ई जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो इन साइंस को आप कंपेयर करके, है ना, इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये तो कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन हो गई। अब अपन पैराबोला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ना पैराबोला का जनरल शेप देखते हैं। तो पैराबोला शुरू करते हैं ना, अगेन है ना फिक्स पॉइंट एफ और फिक्स स्ट्रेट लाइन, ये फिक्स स्ट्रेट लाइन हो गई। हमारा पॉइंट जो है वो ये पी, ये पॉइंट पी। तो पैराबोला के केस में ये दोनों जो डिस्टेंस हैं है ना इक्वल होंगे, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी जो है पैराबोला की वो अपन ने क्या देखी, पी एफ ऑन पी ए पैराबोला केस में 1 के बराबर होता है, ठीक। तो पैराबोला का जो शेप है ना, आप फैमिलियर ही हैं, पैराबोला का शेप जो है वो है ना कुछ इस टाइप का रहता है। पैराबोला के शेप से तो आप फैमिलियर ही हैं, ठीक। यदि स्ट्रेट लाइन ऐसी होती और ये फिक्स पॉइंट एफ यहाँ पे होता तो पैराबोला का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का बनता। अब पैराबोला से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, है ना, उनको देख लेते हैं, है ना। ये टर्म्स बार बार रिपीट होंगी, मतलब पैराबोला के केस में भी काम आएगी, हाइपरबोला और एलिप्स वहाँ पे भी ये टर्म्स यूज होंगी, ठीक। तो उन टर्म्स को देख लेते हैं अपन। ये ई को क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिसिटी, ये तो अपन देख ही चुके हैं, एक्सेंट्रिसिटी। ये जो फिक्स पॉइंट है एफ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस, ठीक। ये जो फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, है ना। ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, इनका मतलब भी कि आप उनको विजुलाइज कर सको, क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरह से यूज होंगे। अच्छा, यदि फोकस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस फिक्स लाइन पे, तो ये जो लाइन बनती है जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। अच्छा, फिर पैराबोला अपन ने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। यदि एक कॉर्ड यदि हम बनाते हैं
जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस टाइप से, ठीक है। ये कॉर्ड जो है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। कोई भी जनरल कॉर्ड हमने बना दिया है ना। कॉर्ड तो बनाने को ऐसे भी बन सकता है, बट अभी अपन ऐसा कॉर्ड ले रहे हैं जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इस कॉर्ड को क्या बोलते हैं? इस कॉर्ड को बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। खास बात क्या है इसकी? ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो आप देख ही सकते हैं, है ना, ढेर सारे डबल ऑर्डिनेट्स बन सकते हैं, है ना, कई डबल ऑर्डिनेट्स बन सकते हैं। इसमें से एक खास डबल ऑर्डिनेट है जो अगेन बहुत बार बार यूज होगा, ये नाम, जो कि फोकस के थ्रू पास हो रहा है। इस डबल ऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम, ठीक। अच्छा, ये पैराबोला जो है वो एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है, ये वाला पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। पैराबोला जो है वो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है ना। जिस तरह का शेप इसका एक्सिस के ऊपर है, और उसी तरह का शेप जो है वो इसका, है ना। ये ऊपर तो मैंने वर्ड इस तरह से यूज कर लिया क्योंकि पैराबोला तो किसी भी तरह से बन सकता है ना। ये एक्सिस आपकी चाहे तो ऐसी भी हो सकती है, तो पैराबोला आपका ऐसा बनेगा, है ना। एक्सिस किसी भी शेप की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका फिक्स पॉइंट कहाँ है और आपकी स्ट्रेट लाइन कहाँ है। तो एक्सिस के एक तरफ पैराबोला का जो शेप है और एक्सिस के दूसरी तरफ पैराबोला का शेप है ना, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई ये डिस्टेंस जो है वो इसके बराबर है ना। फिर ऑब्वियसली ये कॉर्ड की जो लेंथ है और ये कॉर्ड की जो लेंथ है वो सेम हो जाएगी। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, है ना, विजुअली आपने देख ही लिया। मैं इसकी डेफिनेशन हर एक की मैं अलग अलग करके लिख नहीं रहा हूँ, है ना। किसी भी किताब में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी।